नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग का चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था कर्नाड साइकिल। तो कर्नाड साइकिल हम लोगों ने देख लिया था। इसका हमने कर्नाड साइकिल का डेफिनेशन देखा, थ्योरम देखा। उसमें हमने देखा कि कर्नाड साइकिल के हिसाब से अगर कोई रिवर्सिबल साइकिल हो और इरिवर्सिबल साइकिल हो तो इफिशियंसी हमारी किसकी ज़्यादा होगी? रिवर्सिबल साइकिल की। ऑलवेज efficiency of reversible cycle is more than the efficiency of irreversible cycle। ये हम लोग स्टेटमेंट पढ़े थे, आज हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके पहले एक और स्टेटमेंट ये पढ़ा गया था कि अगर मान लीजिए 4 इंजन है, ठीक है। 4 इंजन को वर्किंग टेम्परेचर जैसे सोर्स का और सिंक का सेम रखा जाए, चारों इंजन के लिए अपर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर सेम रखा जाए और चारों रिवर्सिबल हो तो उनकी सारी इफिशियंसी क्या होगी? सेम होगी। ये हम लोग अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। स्टेटमेंट को थोड़ा सा डायग्राम को जो बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, हमने कहा एच टी आर। अच्छा, यहाँ पर सेंटेंस एच टी आर है, अभी हम बता देते हैं इसका मतलब क्या है। E1 E2, ठीक है। ये इंजन E1 और ये इंजन E2 और यहाँ पर है एल टी आर। एच टी आर को हमने कहा T1 और एल टी आर को हमने कहा T2। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, एच टी आर क्या है भाई? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है। और एल टी आर आप समझ गए होंगे क्या होगा? लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक। मतलब कहने का कि एच टी आर ही हमारा होगा सोर्स और एल टी आर होगा हमारा सिंक। लोअर टेम्परेचर को हमने कहा सिंक और हायर टेम्परेचर को हमने कहा सोर्स, ठीक है। तो एच टी आर और एल टी आर यहाँ हम यूज करेंगे, आप इसको जानते रहिए है क्या, ठीक। तो अब हमने कहा कि दो इंजन के आप 3 इंजन होंगे, ठीक है। तीन इंजन जोड़ दिया गया, इंजन A3, ठीक। अब देखिए, जो इनपुट होगा वो तो सोर्स सबका एक ही है, तो हीट सप्लाई Q1 ये तीनों के लिए एक ही होगा। हीट रिजेक्शन अलग अलग होगा क्योंकि हर एक इंजन अलग होगा। हमने कहा ये है हमारा इरिवर्सिबल, पहला इंजन इरिवर्सिबल और दोनों क्या है? रिवर्सिबल, ठीक है। ये दोनों रिवर्सिबल हैं। तो अब देखिए, इन दोनों इंजनों का वर्किंग टेम्परेचर क्या है? T1, सोर्स टेम्परेचर T1 और सिंक T2। तो और रिवर्सिबल है। स्टेटमेंट था कि अगर सोर्स और सिंक टेम्परेचर इंजन का सेम हो तो चाहे जितने इंजन लगा दिए जाएं उनकी इफिशियंसी क्या होगी? सेम होगी। ये कर्नाड थ्योरम का स्टेटमेंट था, ठीक है। मतलब कहने का कि मान लेते हैं इसकी इफिशियंसी E2 है, एटा 2 है और इसकी एटा 3, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ 2 इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ 3, ठीक। ये होगा कर्नाड के हिसाब से। लेकिन क्या E1 का इफिशियंसी क्या होगी? इन दोनों से क्या होनी चाहिए? देखिए, दोनों एक ही हैं, अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि ईटा 1 के बीच में क्या रिलेशन होगा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं संभव है। न तो ये संभव है, न तो बराबर, क्योंकि ये किसकी इफिशियंसी है? इरिवर्सिबल की। अगर इरिवर्सिबल है तो लॉसेस क्या होगा? ज़्यादा होगा। लॉसेस ज़्यादा होगा तो आउटपुट क्या होगा? कम होगा। आउटपुट कम होगा तो इफिशियंसी कम होगी, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन बन के आ रही है। तो क्या कंडीशन यहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर कंडीशन बनेगी हमारी कि ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है। ये दोनों इफिशियंसी रिवर्सिबल साइकिल की इफिशियंसी हमेशा ज़्यादा होती है किससे? इरिवर्सिबल साइकिल के। ये स्टेटमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये एक डायग्राम को देखिए। आप यहीं पर दूसरा डायग्राम देखिए, ठीक।
इसको मिटा देंगे, तो ये रुक नहीं है, बार बार आ रहा है। चलिए, हमने यहाँ पर थोड़ा सा STR जो है बड़ा ले लिया, टेम्परेचर वही 4 इंजन लगा दिए, 3 ही लगाएगी, हम 3 ही लगाते हैं। देखिए समझने के लिए बना रहे हैं, E1 E2 E3 और ये है हमारा LTR टेम्परेचर इसका T2, ठीक। ये है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और ये रिवर्सिबल, ठीक। पहला इंजन रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल, तीसरा रिवर्सिबल। कुछ भी करिए, किसी भी ऑर्डर में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इसकी इफिशियंसी दे रखी है 70%, ठीक। पहले इंजन की इफिशियंसी कितना है, 𝜂1 70%। और इसका आप आइडिया लगा बता सकते हैं 70% ये इरिवर्सिबल है, तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, कम ही होगी रिवर्सिबल से। यहाँ पर मान लिया कितना है भाई, 45%। और यहाँ पर 𝜂3 देखिए, तीसरे इंजन की इफिशियंसी दे रखा है 80%। आप बताइए इसमें क्या ये सही है या गलत? तो जो हम लोगों ने STR और LTR के बीच में 3 इंजन को जोड़ दिया है, क्या ये जो लिखा गया है ये सही है? आप बताइए, सही तो नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि 2 रिवर्सिबल इंजन है, एक इरिवर्सिबल इंजन है, तो जो इरिवर्सिबल होगा उसकी इफिशियंसी दोनों रिवर्सिबल से कम होगी। ये यहाँ पर 70 है, यहाँ 80 है, ये ठीक, ये जस्टिफाई है। लेकिन दोनों का, चाहे E1 हो चाहे E3 हो, दोनों का सोर्स टेम्परेचर एक, सिंक टेम्परेचर एक, तो इफिशियंसी क्या होगी, एक ही होगी। तो मतलब ये क्या हो, अगर ऐसा लिखा है तो ये इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। होना क्या चाहिए, इसका भी इफिशियंसी 70% ही रहेगा, क्योंकि रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी रिवर्सिबल से ज़्यादा तो होगी, लेकिन अगर वर्किंग टेम्परेचर सोर्स और सिंक का सेम है तो इफिशियंसी भी सेम ही होगी, अकॉर्डिंग टू कर्नाट थ्योरी, ठीक है। ये रहे, इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है। तो अच्छा, पॉसिबल क्या होगा भाई, पॉसिबल क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, हमने 4 इंजन जोड़ दिए, LTR T2 STR T1। बार बार परेशान न होइए, STR हाई टेम्परेचर रिजर्व है और लो टेम्परेचर रिजर्व है, E1 E2 E3 E4, ठीक है। ये रहा, ये इंजन चल रहा है केरोसिन से, किससे, केरोसिन से। ये चल रहा है पेट्रोल से, ये चल रहा है डीजल से, और ये चल रहा है गैस से। चारों इंजन अलग अलग फ्लूइड से, अलग अलग फ्लूइड के द्वारा ये इंजन ऑपरेट हो रहे हैं। इसका आउटपुट हो रहा है W1, इसका आउटपुट W2, इसका W3 और इसका W4। तो बताइए इफिशियंसी क्या होगी, सभी के सभी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इंजन। तो अगर रिवर्सिबल है तो चारों इंजन की इफिशियंसी क्या होगी, सेम। चाहे जो भी वर्किंग फ्लूइड हो, चाहे पेट्रोल डीजल गैस कुछ भी हो, उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, ये केवल और केवल इसके टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक। ये अभी तक हम लोगों ने वो देखा है जो कर्नाड साहब ने स्टेटमेंट दिए, ठीक। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि इरिवर्सिबल इफिशियंसी, इंजन की इफिशियंसी हमेशा कम होती है, किससे, रिवर्सिबल से, ठीक। तो ये आप समझने के लिए नोट कर सकते हैं, आगे कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, हेडिंग डालिए, यहाँ बनाने किनारे आप बना लीजिए। E1 E2
टी आर T2, ये है इरिवर्सिबल और ये है रिवर्सिबल। इसके द्वारा आउटपुट W2, इसके द्वारा W1, यहाँ पे हीट सप्लाई Q1, यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3। ठीक है, इरिवर्सिबल इंजन में हीट सप्लाई कितना हो रहा है Q1, उसके द्वारा काम किया गया W1, बाकी हीट रिजेक्ट हो गया Q2 कहाँ सिंक हो गया। देखिए दोनों का सोर्स टेम्परेचर एक है तो हीट जो होगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर Q1 वो आपको W2, हीट रिजेक्शन Q3। ठीक, तो मान लीजिए ले देखिए इफिशियंसी हमेशा होनी किसकी चाहिए ज़्यादा, इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल। ये हमको प्रूव करना है, मैं प्रूव करेगा थोड़ी देर में, बच्चे ध्यान से आप देखिए। मान लेते हैं कि इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल, ये मैंने मान लिया। ठीक, मान लिए तो यहाँ प्रूव कर लेते हैं। भाई इफिशियंसी इरिवर्सिबल की होगी कितनी, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट हमारा W1 है और इनपुट हमारा Q1 है। उसी प्रकार रिवर्सिबल की इफिशियंसी कितनी होगी, आउटपुट W2 अपॉन Q1। ठीक, इन दोनों को उठा के यहाँ रख देते हैं, W1 अपॉन Q1 ग्रेटर देन W2 अपॉन Q1। ये हीट सप्लाई दोनों के लिए सेम है, इसलिए फिर ये कट जाएगा, आएगा यहाँ से W1 ग्रेटर देन W2। ठीक, मतलब इरिवर्सिबल में आउटपुट ज़्यादा होगा और रिवर्सिबल में कम होगा, ये मानने के अनुसार आ रहा है। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भाई ये प्रूफ हो गया कि हीट रिजेक्शन भले ज़्यादा हो लेकिन आउटपुट ज़्यादा है, ऐसा संभव ही नहीं। अगर लॉसेज ज़्यादा होगा तो आउटपुट क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए W1 बराबर होगा क्या, इस साइकिल से हम W1 निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए हमारा ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये है इंजन, इनपुट हमारा है Q1, आउटपुट इधर से W2 और इधर निकल रहा है Q2। तो Q1 बराबर Q2 प्लस W2, तो W2 यहाँ कितना जाएगा, Q1 माइनस Q2। इसी प्रकार ये W1 ले लीजिए तो W1 आ जाएगा। उसी प्रकार W2 कितना आ जाएगा भाई, Q1 माइनस Q3, यहाँ पे Q3 है, ये हो जाएगा। इन दोनों को वैल्यू उठा कर रख दीजिए, Q1 माइनस Q2 ग्रेटर देन Q1 माइनस Q3। Q1 से Q1 कैंसिल, माइनस माइनस ये हट जाएगा, तो Q2 ग्रेटर देन Q3। Q2 क्या है, हीट रिजेक्शन, किसमें, इरिवर्सिबल इंजन के लिए। और Q3 क्या है, ये भी हीट रिजेक्शन है, ये किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए। इसको हमने कहा ये QR है, QR अटैच कर दिया और इसको QR से क्या समझते हैं, हीट रिजेक्शन। बस इरिवर्सिबल में QR और रिवर्सिबल में QR डैश। ठीक, तो ये कंडीशन आया, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, QR ग्रेटर देन QR डैश। अब यही सारी कहानी क्लियर होगी। ठीक, तो आप नोट कर लिए होंगे, आप नोट कर लीजिए, तो ऊपर कंडीशन हम मिटा देंगे। ठीक, प्रूफ हो गया कि जो इरिवर्सिबल में है उसमें हीट रिजेक्शन ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, रिवर्सिबल साइकिल की तुलना में। इरिवर्सिबल साइकिल में हीट रिजेक्शन ज्यादा, मतलब कि आउटपुट कम। ठीक, यही तो होगा, अगर लॉसेज ज्यादा, हीट रिजेक्शन ज्यादा मतलब लॉसेज ज्यादा, लॉसेज ज्यादा तो आउटपुट कम, आउटपुट कम तो
इफिशियंसी भी कम होगा कि नहीं होगा। ठीक, इरिवर्सिबल में हीट लॉस ज़्यादा है तो आउटपुट कम, इफिशियंसी कम। लेकिन हमने माना क्या है, मान लिया है कि रिवर्सिबल की इफिशियंसी ज़्यादा है। तो तथा रिवर्सिबल साइकिल में हीट रिजेक्शन या लॉस कम तो आउटपुट ज़्यादा, इसलिए इफिशियंसी भी ज़्यादा। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ठीक, लिख दिए हैं, ये कहानी है पूरी। ठीक, अब देख लीजिए, आउटपुट W1 कितना है, Q1 माइनस Q, यहाँ W2 कितना है, Q1 माइनस Q3। हमने प्रूव किया Q2 ग्रेटर देन Q3, मतलब कि Q1 में से Q2 मात्रा क्या है, ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगा। मतलब कि लॉसेज ज़्यादा है, लॉसेज ये या ये निगेटिव ना कह करके अगर कह दीजिए Q2 ज़्यादा, तो ये वैल्यू अगर बढ़ाते जाएं, ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो Q1 माइनस जो घटने वाली संख्या, जैसे 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, वो बढ़ती जाएगी तो W1 क्या होगा, ये घटता जाएगा। ठीक, अगर घटता जाएगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, ये भी घटती जाएगी। ठीक है, देखिए हम इसको अपने शब्दों में से, मतलब Q2 ज़्यादा तो वर्क डन कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा, इसलिए एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। इस केस में क्या है भाई, Q3 कम है, Q3 कम है तो W2 का मान क्या होगा, मतलब कहने का ये है Q3 नीचे तीर का मतलब कम, तो W2 क्या होगा, ज़्यादा, एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा। ठीक, ये प्रूफ हो गया। मतलब जो माना गया था कि W1 ग्रेटर देन W2, ये क्या है, गलत होना क्या चाहिए, क्योंकि ये है इसलिए सही क्या होना चाहिए, W2 ग्रेटर देन W1, मतलब इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल। ठीक, ये कर्नाड थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया। ठीक है, तो ये रहा आपका, अभी तक हम लोगों ने जो स्टेटमेंट पढ़ा उसके हिसाब से प्रूव किया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इफिशियंसी निकालें, कर्नाड साइकिल जो हमारा था, कर्नाड साइकिल कहे या कर्नाड इंजन, उसकी इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, क्या आता है फार्मूला, उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक, तो ये आज के लिए थैंक यू।